Assalamu alaikum students. Lecture number 18 Chemical Process Principles 2 कैन 2111 का हमारा ये ऑनलाइन लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम मज़ीद कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी लर्न करेंगे जिनको हम अपने आने वाले प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 28, Calculate the specific enthalpy H hat of water vapors at a temperature of 400 degree Celsius and 10 bar when it changes from liquid water at 0.01 degree C and 0.00611 bar using the values of specific internal energy U hat from the steam tables. Compare this calculated value of H hat with the tabulated value in steam tables. इस प्रॉब्लम में बेसिकली ये बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है कि हम ऑलरेडी इस तरह स्ट्रीम टेबल्स को हम यूज़ कर चुके हैं। तो हमारे पास कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि हम ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास कोई जो है लिक्विड वाटर है जिसका टेम्परेचर 0.01 डिग्री सी और उसका प्रेशर 0.00611 बार है। जब ये लिक्विड वाटर चेंज करता है वाटर वेपर्स में, ऑब्वियसली इसकी एंथैल्पी की वैल्यू चेंज हो जाएगी और जो वाटर वेपर्स हैं उनका टेम्परेचर 400 डिग्री सी है, प्रेशर उनका 10 बार है। तो हमें जो वाटर इस चेंज के दौरान हमने ये मालूम करना है कि जो हमारी स्पेसिफिक एंथैल्पी है वाटर वेपर्स की एच हैट वो क्या होगी। इसके लिए कंडीशन उसने ये दी है कि आपने जो है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज यूज कर दी हैं। ये दो कंडीशन दी हुई हैं, इन दो कंडीशन पर स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज यूज करेंगे स्टीम टेबल से और फिर उन वैल्यूज को यूज करते हुए आप एंथैल्पी स्पेसिफिक एंथैल्पी एच हैट कैलकुलेट करेंगे और इस एच हैट की वैल्यू को फिर आप कंपेयर करेंगे 400 डिग्री सी और 10 बार पर जो वेपर्स हैं उसकी एंथैल्पी से। तो इसलिए प्रॉब्लम इज सिंपल, लेकिन क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी दे दी गई हैं कि जिसमें आपको फिर उनके मुताबिक अब आप बाउंड हैं कि आप इस प्रॉब्लम को इन्हीं कंडीशंस की मदद से सॉल्व करें। तो हमारे पास बेसिकली दो कंडीशन दी हुई हैं। एक कंडीशन ये है कि आपके पास जो है वाटर एट लिक्विड उसकी स्टेट है उस वक्त जो 0.01 डिग्री सी और 0.00611 बार है और इस वाटर से ये कन्वर्ट हुआ वाटर वेपर्स में जिनका टेम्परेचर 400 डिग्री सी और प्रेशर 10 बार है। तो हमने बेसिकली इस कंडीशन के ऊपर जो है वो एंथैल्पी एच हैट कैलकुलेट करनी है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें लाजमन जो है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को यूज करना है स्टीम टेबल्स की मदद से। अच्छा, तो इसके लिए हमारे पास जरा स्टीम टेबल देखते हैं हम। अच्छा, ये देखिएगा हमारे पास स्टीम टेबल पे 0.01 डिग्री सी और 0.00611 बार पर वाटर की जो इंटरनल एनर्जी है वो जीरो है। हमने स्टीम टेबल से यहाँ नोट कर दिया कि 0.01 डिग्री सी और 0.00611 बार पर जो वाटर की इंटरनल एनर्जी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है वो जीरो है। उसके मुकाबले में हमारे पास एट 400 डिग्री सी और 10 बार प्रेशर के ऊपर जो हमारे पास स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 2958 किलो जॉल्स पर केजी। तो हमारे पास अब ये वैल्यूज मौजूद हैं। हमने इन वैल्यूज को लिख दिया कि जो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी जो है इस कंडीशंस पर वो 0 किलो जॉल्स पर केजी है, जबकि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इन कंडीशंस पर 2958 किलो जॉल्स पर केजी है। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास जो ये सारी वैल्यूज हमें आ चुकी हैं तो हमें पता है कि जो एक फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी का H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो हम मालूम करना चाह रहे थे बेसिकली एंथैल्पी मालूम करना चाह रहे हैं इन कंडीशंस पर जब 400 डिग्री सी और 10 बार है। तो आपके पास जो यू है इस कंडीशन पर जो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी स्टीम टेबल से यूज की है उसकी वैल्यू लिख दी, प्लस पी वी अब यूज कर रहे हैं तो प्रेशर आपके पास 10 बार है। स्पेसिफिक वॉल्यूम उसको भी हम फिर इसी तरह अपने यहीं से हम देख लेते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम को भी। ये देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है इन कंडीशंस पर 0.307
0.307 हमारे पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है 0.307 है, तो हम इस कंडीशन के ऊपर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है हमने उसको भी नोट कर दिया। तो PV 10 बार इंटू 0.307 क्यूबिक मीटर पर kg स्पेसिफिक वॉल्यूम अपोजिट ऑफ डेंसिटी। तो उसके बाद अब हम जो है कन्वर्जन करना चाहते हैं कि इनके इस यूनिट्स को भी किलो जाउल में कन्वर्ट कर लें ताकि आप एडअप कर लें। तो हमारे पास जो है क्यूबिक मीटर्स को पहले लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी नो दैट 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो क्यूबिक मीटर से कट गया। और उसके बाद अब आपके पास यहाँ पे लीटर है, केजी है, बार है, बड़ी अजीब सी यूनिट्स हैं। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हम जी सब सी यूज कर सकते हैं और जी सब सी को मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों तरह से किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने जी सब सी की जैसे कन्वर्जन हम करते हैं, एक कन्वर्जन फैक्टर हमने बना लिया कि आपके पास जी सब सी की दो वैल्यूज लिखकर, जैसे आपको पता है हमने पहले भी आर को ये जो है इक्विवेलेंट किया एक दूसरे के, तो उसके हमने कन्वर्जन बना ली कि 8.314 जाउल ओवर 0.08314 लीटर्स इनटू बार, उसको हम यूज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम अपने पिछले मिड टर्म से पहले वाले न्यूमेरिकल्स में हमने इनको कई दफा इस चीज को हमने यूज किया था। तो लीटर्स आपका लीटर से कट गया और जो बार बार से कट गया, और हमारे पास जो है जो था उसके साथ साथ जो बाकी चीजें हैं वो वैसे मौजूद हैं। और 10⁻³ जाउल इक्वल 1 किलो जाउल, जाउल से कट गया, बाकी किलो जाउल पर केजी बच गया आपका। तो हमने इस चीज को हमने यूज किया था बेसिकली इस कन्वर्जन में लगाने के लिए। हमने कहा कि आपके पास दो किस्म की, ये हमने के की जो आर की वैल्यूज हैं 0.08314 लीटर इंटू बार ओवर मोल इंटू केल्विन इज इक्वल टू 8.3, ये दो हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स के अंदर है और इनको हमने इक्वल लिख दिया। तो इसके बाद हमने इसको डिवाइड वगैरह करने के बाद हमने, क्योंकि ये दोनों नीचे से कट गई, तो आप कह सकते हैं कि 0.08314 लीटर इंटू बार इज इक्वल टू 8.314 जाउल। इनको ऊपर नीचे इस तरीके से लिखा कि आपके सारे यूनिट्स वो कट जाएं। तो हमारे पास जो एच की वैल्यूज बची वो 2958 किलो जॉल्स पर केजी प्लस 307, ये वहां से उस कन्वर्जन के बाद जो कुछ आया, तो एच इज इक्वल टू 3265 किलो जॉल्स पर केजी। तो अब ये जो वैल्यू आई थी इसको हम कंपेयर करना चाहते थे कि हमारी जो टैबुलेटेड वैल्यू स्ट्रीम टेबल में है उससे कंपेयर करना चाहते थे। तो 10 बार पर हमारी जो टैबुलेटेड वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 3264। तो इसका मकसद ये है कि आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बड़ी करीब करीब वाली आई है। तो कुछ जो इसमें एक का डिफरेंस आ रहा है, दिस डिफरेंस इज बेसिकली ड्यू टू द फैक्ट दैट वी हैव यूज साइंटिफिक नोटेशन। और उसके अंदर जब आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कुछ वैल्यूज को इग्नोर करना पड़ता है जब आप नंबर वगैरह लिख रहे हैं, तो उसकी वजह से वो एक किलो जॉउल पर केजी का यहाँ पे कोई फर्क आ रहा था। लेकिन एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि इसका मकसद ये नहीं है कि आपके पास जनाब ये जो वैल्यू है 3265 किलो जॉउल पर केजी ये 10 बार पर कोई पेट किस्म की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है, ऐसा नहीं है। बल्कि बेसिकली क्या है कि हमने इसको एक रेफरेंस कंडीशन की मदद से मालूम किया है, जो हमने रेफरेंस स्टेट थी उसकी मदद से मालूम किया था। अगर ये रेफरेंस स्टेट मालूम चेंज हो जाए उससे ये वैल्यू वगैरह के अंदर फर्क पड़ सकता था। बहरहाल इसकी मदद से आप अपनी हमने यूज किया कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अगर आपके पास कुछ कंडीशंस लगा दी जाएं आप इंटरनल एनर्जी की मदद से भी स्पेसिफिक एंथैल्पी तक पहुंच जाते हैं। और आपने देखा कि उसके अंदर कोई फर्क नहीं है, वो 1 किलो जॉउल पर केजी का जो फर्क आ रहा था बेसिकली वो राउंड ऑफ करने की वजह से आपके पास वो फर्क आ गया था। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम 29। सपोज water vapor at 300 degree C and 5 bar is chosen as a reference state. Relative to this state, what is the specific enthalpy and specific internal energy of liquid water at 75 degree C and 1 bar? अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि बेसिकली जैसे अब ये रेफरेंस स्टेट लेने के लिए तो हम मालूम करना चाहते हैं लिक्विड वाटर की स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक एंथैल्पी को। लिक्विड वाटर की हमें कंडीशन डाटा जो है वो प्रोवाइडेड है कि उसका जो टेम्परेचर है वो 75 डिग्री सी है, उसका प्रेशर जो है वो 1 बार है। लेकिन जो रेफरेंस कंडीशन है उन रेफरेंस कंडीशन के ऊपर हमारे पास जो वाटर वेपर है उसका टेम्परेचर 300 डिग्री सी है और प्रेशर उसका 5 बार है। अच्छा, अब हमारे पास जो डाटा में रेफरेंस स्टेट है वो वाटर वेपर है 300 डिग्री सी एंड 5 बार, जो एक्चुअल स्टेट है वो वाटर लिक्विड है 75 डिग्री सी और 1 बार। हमने स्पेसिफिक इंटरनल एंथैल्पी और स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी यू को मालूम करना है।
तो इस सूरत हाल में जरा देखिएगा, हमारे पास बेसिकली ये देखिए कि एट 1 बार हमने, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इसके अंदर थी ये सैचुरेटेड स्ट्रीम नहीं थी, तो ये आपके पास जो था वहां से हमने इसको नोट कर लिया कि एट 1 बार जो हमारे पास स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है वो 313.9 है, जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है 314 है, जबकि एट 5 बार 300 डिग्री सी पर जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है वो 3065 है और स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी 2803 किलो जॉल्स पर केजी है। हमने इन वैल्यूज को इस तरह स्टीम टेबल्स में यही सारी वैल्यू हम लिख रहे हैं कि जो एट 300 डिग्री सी एंड 5 बार जो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है वो 2803 है, स्पेसिफिक एंथैल्पी है वो 3065 है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एट 75 डिग्री सी 313.9 है और जो एंथैल्पी है एट 75 डिग्री सी वो 314 है। अच्छा जी, अब हमने इस प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली यहां पर मालूम हम करना चाहते थे कि इस स्टेट की मदद से जो है वो रिलेटिव टू दिस स्टेट वो हमारे पास क्या होगा। तो इसके लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है दैट शुड बी इक्वल टू द यू माइनस यू रेफरेंस। तो अब आपके पास जो यू है वो यू हैट जो आप यहां पर जो यू हैट आपके पास 75 डिग्री सी वाली पे वो 313.9 था और जो यू रेफरेंस है वो 2803 था। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस 2489.1 किलो जॉल्स पर केजी। इसी तरह डेल्टा एच है, this should be equal to h hat minus h reference. So h hat was 314 minus जो specific enthalpy at reference 3065, तो this delta h is equal to minus 2751 किलो जॉल्स पर केजी। इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। अच्छा, मैंने ये अभी जो प्रॉब्लम हमने हमने दो प्रॉब्लम्स की हैं, इससे कुछ रेलिवेंट थ्योरी मैंने शुरू में करवाने के बजाय मैं इसके लेक्चर के इस न्यूमेरिकल्स के बाद मैं उसको डिस्कस करूंगा। उसका मकसद ये था कि ताकि आप एकदम न्यूमेरिकल्स आपको अंदाज़ा हो जाए किस तरीके से उसको टैकल करते हैं, क्योंकि जो थ्योरेटिकल खाली थ्योरेटिकल चीज़ होती है उसको फिर पिकअप करना आसान हो जाएगा। तो प्रॉब्लम 13 में से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊं कि हम जब एंथैल्पीज को हम जब बात कर रहे हैं किसी भी सिस्टम की, तो बेसिकली लेट से फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉलिड चीज़ है, सॉलिड चीज़ को आपने कन्वर्ट कर दिया वेपर में, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो एंथैल्पीज की जो वैल्यूज होती हैं वो जो बड़ी मैक्सिमम होती हैं। किस वक्त मैक्सिमम होती हैं कि जब आपके पास कोई टेम्परेचर चेंज हो या आपके पास कोई फेज चेंज हो या आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो, तो इन सूरत हाल में वो बहुत ज्यादा एनर्जीज होती है। तो इसी तरह आपके पास जब सॉलिड से वो वेपर के फेज में गया तो उसके पास जो एंथैल्पी की चेंज होगी वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत वाजिया होगी, बड़ी ज्यादा प्रोमिनेंट चेंज होगी। अब हमारे पास बेसिकली जो पाथ है, पाथ से मुराद ये फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट से आपको पता है कि जी जैसे सब्लिमेशन हो रही है, तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मिसाल के तौर पर सॉलिड है, सॉलिड इफ वी वांट टू डू सब्लिमेशन ऑफ द सॉलिड विल कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू द वेपर फॉर्म। तो ये सब्लिमेशन है। तो नॉर्मल रूट क्या होगा कि जो सॉलिड है पहले सॉलिड को इतना हीटअप करें कि वो जनाब यारी सॉलिड के उस मेल्टिंग पॉइंट तक आ जाए जबकि वहां पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। फिर लिक्विड तक जब वो पहुंचेगा तो लिक्विड को फिर अब आप इस तरह हीटअप करें कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए कि उसका वेपर बनना शुरू हो जाए। तो वो फिर इस तरीके से आपके पास वो रूट बन सकता है। ये जो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, एंथैल्पी के केस में इट डज नॉट मैटर वट एवर रूट यू टेक। आप किसी भी रूट को सिलेक्ट करें, आप किसी भी रूट को चलाना चाहते हैं, फॉलो अप करना चाहते हैं, एट द एंड योर एंथैल्पी विल बी सेम। मिसाल के तौर पर लेट्स से कि आप ये ऑपोजिट है इस तरह, मिसाल के तौर पे आप ये कहना चाहेंगे जी आप चाहना चाह रहे हैं यहाँ से जो है आप लेट्स से कि आप यहाँ से लाहौर जाना चाह रहे हैं,
तो लाहौर जाने का एक तो बड़ा सीधा तरीकाकार है कि आप इकबालाबाद से मोटरवे पे जनाब वाली सवार हो गए और मोटरवे से जब आप चल रहे हैं तो मोटरवे पर आप लाहौर पहुंच गए। एक तो ये डायरेक्शन है। दूसरा आप कहेंगे नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं पहले यहाँ से रहीमिया खान से जाता हूँ जाहिर पीर, जाहिर पीर से फिर मैं जाता हूँ खानपुर, खानपुर से जाता हूँ फिर जो है लियाकताबाद, लियाकताबाद से जो लियाकतपुर, और लियाकतपुर से फिर मैं कहता हूँ नहीं अहमदपुर शर्किया, फिर मैं वहां से जाता हूँ जी भावलपुर, भावलपुर से लोधरा, लोधरा से खानेवाल, खानेवाल से फिर मैं जनाब वाली जो है चीचावतनी, चीचावतनी से साहिवाल, साहिवाल से लाहौर। ये एक मेथड है। ऑब्वियसली इन दो मेथड के अंदर आपके पास डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होगा, लेकिन आप देखिए अगर आप जर्नी आपके पास एंड डायरेक्शन जो थी वो आप लाहौर पहुंच चुके हैं, लेकिन बिल्कुल अपोजिट होगा इसके केस में, एंथैल्पी के केस में। एंथैल्पी के केस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मोटरवे पे सवार होकर जाएं, आप जहाज पे सवार होकर जाएं, आपके पास जो है वो जो दो स्टेट्स के दरमियान में आपने फिक्स कर दिए कंडीशंस कि फ्रॉम ए टू बी आप आना चाहते हैं, आप गोल दायरे में सफर कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में सफर कर रहे हैं, वो जंपे मार के जाएं या फ्लाई करके जाएं, आपकी जो एंथैल्पी चेंज होगी सिस्टम की वो कांस्टेंट होगी। तो ये बहुत जबरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से हम बाद औक़ात हम क्या कर सकते हैं, हम कोई रूट डेवलप कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि वो रेफरेंस स्टेट को हम यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किस तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली बाद औक़ात हमें डायरेक्टली नहीं पता होता कि यार ये इस वक्त उसकी एंथैल्पी की क्या वैल्यूज हो, लेकिन अगर हम ये रूट खुद से बना लें, जैसे मैंने आपको बताया एक सब्लिमेशन की मिसाल दी कि सब्लिमेशन में सॉलिड है और सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, सब्लिमेशन का प्रोसेस है। तो आप अपने जो है कॉन्सेप्ट्स को यूज करके अगर कोई रूट बनाना चाहें, कोई ऐसे आर्टिफिशियल रूट बनाना चाहें कि पहले आपने जैसे मैंने बताया सॉलिड से उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर दिया, इट डज नॉट मैटर, लेकिन उसकी जो एंथैल्पी की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन आपके लिए चीजों को कैलकुलेट करना बड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह इसमें हमारे पास बेसिकली इसी चीज को जरा बताते हुए जो है ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम से पहले हम थोड़ी सी इसको थ्योरी देख लेते हैं, फिर इस प्रॉब्लम के ऊपर हम वापस आ जाते हैं। थोड़ी सी कुछ रिवीजन है। जैसे कि हम लोग एनर्जी बैलेंस की मुख्तलिफ इक्वेशन हमने देखी थी कि एनर्जी बैलेंस फॉर क्लोज सिस्टम, एनर्जी बैलेंस फॉर ओपन सिस्टम। तो ऑलरेडी आपको ये थोड़ी सी रिवीजन है, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज भी होंगी। तो जो हमारे पास ओपन सिस्टम्स होते हैं, ओपन सिस्टम में ख़ास तौर पर देखिए कि अगर आपके पास जो ऐसी ओपन सिस्टम कि जहां पर आपके एंथैल्पी की चेंजेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, केमिकल रिएक्शन हो रहे हो, फेज चेंजेस हो रही हो, तो उस वक्त आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या आपके पास जो है कोई शाफ्ट वर्क वगैरह होता है उसको इग्नोर कर सकते हैं, और आपकी जो एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन होगी वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑटोमेटिकली रिड्यूस होके बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। यानी कि बाकी जब सारी टर्म्स रिड्यूस हो जाएंगी तो Q इज इक्वल टू डेल्टा एच आपके पास बच जाएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम देखे थे कुछ न्यूमेरिकल्स, उनमें ऐसा आ जाता था इक्वेशन। तो ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन जाती है, और इसको यूज करके इसका मतलब है कि अब आपके पास जो 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 हम हीट एनर्जी मालूम कर रहे हैं बेसिकली वो एंथैल्पी चेंज से वो रिलेटेड हो जाती है। तो जो डेल्टा एच है वो आपके पास डेल्टा एच ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स एट द आउटलेट माइनस डेल्टा एच ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स एट द इनलेट। तो इसको हम ऑलरेडी हमने जो है मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में इसको यूज भी किया था। इसके मुकाबले में जब आपके पास क्लोज सिस्टम होगा तो क्लोज सिस्टम में बेसिकली क्या होगा कि आपके पास लेट से अगर कोई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है, यानी कि ऐसा प्रोसेस हो रहा है कि सिस्टम मूव नहीं कर रहा, जैसे अगर आपके पास पिस्टन कोई सिलेंडर मौजूद है, सिलेंडर अगर क्लोज सिस्टम है, सिस्टम मूव नहीं कर रहा, इसके अंदर वर्क जीरो होगा। तो ऐसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस के अंदर जो एनर्जी बैलेंस की जो इक्वेशन है उनको भी आप इसी तरह रिड्यूस करके सिंप्लीफाइड हालत में, जैसे आपने ओपन सिस्टम के लिए Q इज इक्वल टू डेल्टा एच लिखा है, तो क्लोज सिस्टम के लिए Q इज इक्वल टू डेल्टा यू आप इजीली लिख सकते हैं। अच्छा, जरा नोट कीजिए इनके पास कोई हमारे पास जो है हमने इसको डॉट नहीं डाला, क्योंकि जो डॉट है वो हम फ्लो रेट्स के लिए यूज करते हैं। तो क्लोज सिस्टम है तो क्लोज सिस्टम के अंदर कोई फ्लो रेट्स नहीं होंगे, इसलिए हमने इसको Q इज इक्वल टू डेल्टा यू टू यू लिख दिया। तो डेल्टा यू भी बिल्कुल इसी तरह कि चेंज इन जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है, तो जो सम ऑफ ऑल द जो आपके पास फाइनल स्ट्रीम, इसमें आप इनलेट आउटलेट के बजाय आप ये कहेंगे
कि जो इंटरनल एनर्जी जो फाइनल जो इंटरनल एनर्जी थी वो माइनस जो इनिशियल थी, उसके इसके अंदर आपके पास इनलेट और आउटलेट वाली बात नहीं आएगी। अच्छा, कुछ ये टर्म्स हैं, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, उसके अलावा आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी ये टर्म्स आप लोगों ने देखी होंगी। तो ये टर्म्स आगे हमारे जो लेक्चर्स आएंगे उनमें एक्सटेंसिवली हम इनको यूज़ करेंगे। तो बेसिकली उसमें यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि जो सीवी है, सीवी इज बेसिकली, तो आपके पास ये सी सबस्क्रिप्ट वी यानी कि वी छोटा करके लिखते हैं, इसमें जो है ये हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, while Cp is heat capacity at constant pressure, delta Hm is heat of fusion या heat of melting, कोई चीज फ्यूज कर रही है, मेल्ट कर रही है, तो उसकी वजह से जो हीट है जो आपके पास बेसिकली देखिए, क्योंकि आपको पता है कि आप जब हीटिंग करने के लिए, आपको फ्यूज कराने के लिए कोई हीट चाहिए होगी, तो वो हीट ऑफ फ्यूजन जो होगी उसको डेल्टा एच एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो डेल्टा एच वी हीट ऑफ वेपराइजेशन और डेल्टा एच एस जो है वो हीट ऑफ सोल्यूशन या हीट ऑफ मिक्सिंग है। उसके अलावा एक और चीज हम जो है आपको देखा याद होगा कि हमने जब ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट से रेलिवेंट एक दो प्रॉब्लम्स किए थे हीट लॉसेस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, तो उसके अंदर हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग Q इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी हमने यूज किया था। उसके अलावा एक और बड़ा कॉमन फॉर्मूला है जिसको यूज किया जाता है Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। बेसिकली ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि आपको रिक्वायर है, यानी कि किसी ऐसे मटेरियल का जिसका मैस एम हो, यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर है किसी ऐसे मटेरियल का जिसका मैस एम हो, और उसके आपके पास यानी कि उसका टेम्परेचर इस तरीके से जो आप डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज के लिए, यानी कि मैस एम और डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज के लिए जो हीट दरकार होगी उसको हम Q से प्रेजेंट करते हैं, Q या Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी से करते हैं। जो सीपी होगी वो इस मैस एम वाले मटेरियल की हीट कैपेसिटी होगी। और इस सीपी को इंटेग्रल फॉर्म में बेसिकली इस तरीके से लिखा जाता है कि सी पी टी डी टी, यानी कि T1 टू T2। तो आपके पास जो सीपी है वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट, बड़ा एक्सटेंसिवली टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है कि टेम्परेचर के चेंज करने से सीपी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू हमारे पास इंटेग्रल फॉर्म में हमारे पास डाटा लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके इसकी सीपी की जो वैल्यू थी इंटीग्रल आपके इसके बनाए हुए, तो हम भी इसी तरह इंटीग्रल वो यूज करेंगे अपने प्रॉब्लम्स के अंदर और उनकी मदद से करेंगे। तो इनकी जो वैल्यूज हैं, तो T1 और T2 को इंशाल्लाह फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर वो मेथड्स पढ़ेंगे, कुछ मैथमेटिकल मेथड्स हैं जैसे अपने कैलकुलस वगैरह, लीनियर अलजेब्रा वगैरह ये चीजें देखी हैं। इसी तरह हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस एक सब्जेक्ट है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप कुछ इस तरह के मेथड यूज करेंगे जिनको आप यूज करके जो है उसको इंटीग्रेशन वगैरह इजीली उसको कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इसकी वैल्यूज वहां से आती हैं, हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद होगी और हम उसको बड़े इजी से उसको यूज कर लेंगे। कॉप्स रूल को हम फिर उसको हम बाद में देखेंगे, साइकोमेट्रिक चार्ट भी हमारा बाद में होगा। अच्छा जी, ये मैं ऑलरेडी हम जो है देख चुके हैं कि जो लेट से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप मालूम करना चाहते हैं या चेंज इन एंथैल्पी मालूम करना चाहते हैं, और अगर आप देखिए इस चीज को जरा इंपॉर्टेंट है, जरा से गौर से सुनिएगा कि आपके पास अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए आप अगर ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट से कि आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास चेंज हम जो है वो इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्यों इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं? तो बेसिकली आप जो यू रेफरेंस होती है उसको जीरो रख लेते हैं। जब यू रेफरेंस को जीरो रख लेते हैं तो यू रेफरेंस को जीरो रखने से जो डेल्टा यू है उसकी वैल्यू आपके पास यू, आपके पास वो वैल्यू आ जाती है जिसको आपको इजीली उसको कैलकुलेट करना आसान हो जाता है।
अच्छा जी, जरा एक चीज देखिएगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास अ, एक फिनोल है, हम उसकी चेंज इन एंथैल्पी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। यानी कि फिनोल के हमारे पास दो स्टेट्स गिवन है। फिनोल सॉलिड है, 25 डिग्री सी है और 1 एटीएम प्रेशर है। उससे फिनोल आपकी कन्वर्ट हो गई है फिनोल इन द वेपर फेज 300 डिग्री सी और 3 एटीएम उसके प्रेशर के ऊपर। ये दो स्टेट्स गिवन है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, आपके पास लेट्स से कि एक प्रोसेस आ गया है। इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो आपको ये कहा जाए कि हमको इसकी ये एक प्रोसेस सिस्टम है और हम इसकी जो है वो एनर्जी बैलेंस लगाकर हम उसकी चेंज इन एंथैल्पी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अब आपके पास इस प्रोसेस की चेंज इन एंथैल्पी करने के लिए हमारे पास डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे पास हर चीज का डाटा मौजूद नहीं है। तो फिर एग्जिस्टिंग डाटा को किस तरीके से यूज करें कि हमारे पास जो डेल्टा एच है वो इसके लिए आ जाए। जैसे मैंने आपको वो बताया था कि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रूट कौन सा यूज करें। आप यहां से शुरू करना शुरू किए और आप यहां से यहां तक पहुंच जाएं, या यहां से आप इस तरह घूमते घूमते यहां तक पहुंच जाएं, डेल्टा एच वो कांस्टेंट ही होगी, जैसे मर्जी आप रूट इस्तेमाल करें। इसीलिए हम इन सिस्टम की, हमारा मकसद था कि ये जो प्रोसेस है जिसमें आपके पास फिनोल एट सॉलिड 25 डिग्री सी 1 एटीएम से वो वेपर 300 डिग्री सी और 3 एटीएम में कन्वर्ट हो गई है, हम इस प्रोसेस की चेंज इन एंथैल्पी फाइंड आउट करें। तो इसके लिए हमारे पास जो ये तो आपके पास हमें पता नहीं है, तो हम कोई आर्टिफिशियल वे कन्वर्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल वे कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं कि हमें पता है कि जी फिनोल है, सॉलिड है 25 डिग्री से 1 एटीएम से। तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छा भाई, फिनोल को जो सॉलिड फॉर्म में 42.5 डिग्री सी और 1 एटीएम इसका प्रेशर है। 42.57 क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज, फिनोल की मैंने प्रॉपर्टीज जब देखी तो मुझे पता लगा कि फिनोल का जो 42.5 डिग्री सी पर वो मेल्ट होती है। इसका मकसद ये है कि आपको पता है कि जब जैसे ही 42 पर पहुंचेगा, पहले आप सॉलिड फॉर्म से 25 से आपने गर्म करना शुरू किया, 42 पर पहुंचा, जब 42 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, अब वो टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि उसको वो लिक्विड फॉर्म में पहले वो मेल्ट कर देगा। इसका मकसद कहने का ये है कि आपके पास वो मेल्ट हो जाएगी। तो अब आपके पास सॉलिड फॉर्म से वो 42 पॉइंट, जब मजीद आप हीटअप कर रहे हैं, यानी कि जब आपने हीटअप किया तो ये 42.5 पे आई, सॉलिड फॉर्म में आई। जब मजीद हीटअप किया तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गई है 42.5 डिग्री सी पर। फिर उसके मुकाबले में अब आपको पता है कि आपने इसको मजीद इसको हीटअप किया, तो हीटअप करते करते इसका 42.5 से इसका जो टेम्परेचर है वो 181.4 डिग्री सी पर पहुंच गया। ये कैसे पता लगा? इससे पता लगा कि जब हमने फिनोल का डाटा देखा तो उससे हमें पता लगा कि 181.4 डिग्री सी पर फिनोल जो है लिक्विड है वो वेपोराइज हो जाती है। तो होगा क्या कि जब आपके पास ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 181.4 डिग्री सी पर पहुंच गया है, तो आपके पास ये चीजें मौजूद हैं। अब अगर आप मजीद हीटअप करेंगे फिनोल को, तो ये फिनोल अब लिक्विड से वेपर हालत में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन द फिनोल वेपर एट 181.4 डिग्री सी एंड 1 एटीएम। अब अगर आप इसको मजीद हीटअप करेंगे तो क्या होगा कि अब आपके पास 300 डिग्री सी और 1 एटीएम पे प्रेशर है, और मजीद अगर आप उसको कुछ उसके अंदर चेंज करें तो आप उसको प्रेशराइज करके 3 एटीएम तक ले आए। तो अगर आप गौर करें, हमारे पास जो ट्रू पाथ था वो ये था कि फिनोल सॉलिड 25 डिग्री सी 1 एटीएम से फिनोल वेपर 300 डिग्री सी 3 एटीएम तक आ गए। हम ये डेल्टा एच फाइंड आउट करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास डाटा इस तरह का डायरेक्ट को डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमारे पास ये डाटा मौजूद है कि जब सॉलिड से वो इधर आई, आपके पास लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई, डेल्टा एच वन है, हमने इसको स्टेप वाइज डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री, डेल्टा एच फोर, डेल्टा एच फाइव, डेल्टा एच सिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर ये ट्रू पाथ जो है, फिनोल अगर जब सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रही है, इफ दिस इज इक्वल टू द डेल्टा एच, देन डेल्टा एच इज इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा एच प्लस वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर प्लस डेल्टा एच फाइव प्लस डेल्टा एच सिक्स। अगर आप कोई और रूट भी अख्तियार कर लेते तो भी ये दोनों चीजें बराबर आती हैं। तो हम बेसिकली जो है इसी तरह की चीजों को हम यूज करके हम जो है बहुत ज्यादा आगे एक्सटेंसिवली हम यूज करेंगे। अब हम बैक टू द प्रॉब्लम नंबर 30। अच्छा जी, अब हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन वेपर है 180 डिग्री सी पर 5 एटीएम पर,
एक साइक्लोहेक्सेन है, एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन है साइक्लोहेक्सेन। तो आपके पास जो उसका वेपर मौजूद है एट 180 डिग्री सी एंड 5 एटीएम। इसको हम कूल कर रहे हैं, और जब आपने कूल किया इसको, तो आपने साइक्लोहेक्सेन को फिर कूल करने के बाद आपने इसको कंडेंस कर लिया है, और जो है 25 डिग्री सी और 580 है, यानी कि जब आपके पास वेपर है, जब इसको कंडेंस किया तो लिक्विड फॉर्म में ये 25 डिग्री सी और 580 पे आ गया। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास जो है सिर्फ एंथैल्पी चेंज हमें मालूम है, जो देखिए हमारे पास एंथैल्पी चेंज हमें मालूम है सिर्फ कंडेंसेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन की, यानी कि जब साइक्लोहेक्सेन 80.7 डिग्री सी और 1 एटीएम पर जब वो कंडेंस की जाती है तो हमारे पास उसकी एंथैल्पी चेंज मौजूद है। अब हम इस तरह का मालूम करने के लिए इसका कंस्ट्रक्शन पाथ किस तरीके से हम हाइपोथेटिकल पाथ हम बनाएंगे। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं लेट से कि आपको पता था कि यहाँ से शुरू किया था 180 डिग्री सी और 5 एटीएम से आपने शुरू किया है। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी पहले मैं इसका प्रेशर लोअर कर लूं, यानी कि 180 डिग्री सी और 5 एटीएम है, तो इसको 5 एटीएम से 1 एटीएम पे ले आऊं। तो अब मैंने क्या किया, लोअर द प्रेशर ऑफ साइक्लोहेक्सेन वेपर आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मली मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, 181 टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, लेकिन सिर्फ यह कि आइसोथर्मली मैंने प्रेशर को रिड्यूस कर लिया है, 5 एटीएम से 1 एटीएम पे ले आया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 181 से साइक्लोहेक्सेन को 80.7 डिग्री सी पर मैं इसको कूल करूंगा, क्योंकि मेरे पास इसकी एंथैल्पी मौजूद है। अच्छा, अब जब आपने इसको कूल कर लिया, अभी वेपर है, उसके बाद वेपर करने के बाद आपने इसको कंडेंस कर लिया, ये लिक्विड फॉर्म में आ गई, और लिक्विड फॉर्म में जब आपके पास आ गई है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको मजीद ठंडा करेंगे कि ये 80.7 डिग्री सी से 25 डिग्री 7 तक पहुंच जाए। उसके बाद आप एंड में इसका प्रेशर बढ़ा देंगे। इस तरीके से हमने इसका हाइपोथेटिकल जो पाथ है उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये मजीद इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉबेबली जो लेक्चर नंबर हमारा 20th होगा उसमें कुछ मजीद प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर ऑनवर्ड ये सारे प्रॉब्लम इस तरह शुरू हो जाएंगे जिसके अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। इसी तरह हमारे पास वाटर है 30 डिग्री सी पर और 1 एटीएम पर, और जो NaOH है वो 25 डिग्री सी और 1 एटीएम पर है। हम इन दो NaOH और वाटर को मिक्स कर रहे हैं, और मकसद हमारा NaOH एक्वस सोल्यूशन बनाना है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सी और 1 एटीएम होगा। अच्छा, अब हमें बेसिकली हमें डाटा से हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो NaOH वाटर में जब डिजोल्व होता है तो वो 25 डिग्री सी और 1 एटीएम पर, तो उस वक्त जो एंथैल्पी चेंज है हमें वो मालूम है। इस डाटा को यूज करते हुए हम किस तरीके से कोई हाइपोथेटिकल जो है वो रूट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले हम ये करेंगे कि वाटर हमारे पास 30 डिग्री सी पर है, तो वाटर को हम कूल करेंगे 25 डिग्री सी और 1 एटीएम पर। उसके बाद हम जो है NaOH को डिजोल्व करेंगे 25 डिग्री सी और 1 एटीएम पर, और उसके बाद जब आपने डिजोल्व कर लिया, अब आप हीट करेंगे सॉल्यूशन को 25 डिग्री सी से 1 एटीएम पर, ताकि आपके पास वो जो कंडीशंस हैं वो आपने मीट कर ली हैं, आपके पास बाकी वैल्यूज आ जाएंगी और आप आसानी से इसको यूज कर लेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन एट 170 डिग्री सी एंड 1 एटीएम, और उसके बाद जो मीथेन है वो 25 डिग्री सी और 1 एटीएम पर है। इनको आप मिक्स कर रहे हैं, और वो जब कंप्लीटली रिएक्ट करती है तो CO2 बनाती है। CO2 के साथ साथ हमें वाटर मिल रहा है जिनका प्रेशर 1 एटीएम, टेम्परेचर 300 डिग्री सी है, और जो एंथैल्पी चेंज है वो 25 डिग्री सी और 1 एटीएम पर नोन है, बाकी चीज़ें नोन नहीं है। इसके लिए हम हाइपोथेटिकल वे किस तरह बना सकते हैं कि सबसे पहले हम जो है 170 डिग्री सी और 1 एटीएम से इसको कूल कर रहे हैं अपनी O2 को 25 डिग्री सी और 1 एटीएम पर। उसके बाद 25 डिग्री सी पर हम इसके अंदर जो है CH4 मिक्स कर रहे हैं, और जो है आपके पास ऑब्वियसली जब मिक्स कर ली, फिर आपके पास O2 जो CH4 और ऑक्सीजन उनका रिएक्शन होगा 25 डिग्री 1 एटीएम पर, फिर आपके पास वो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को आपने 300 डिग्री सी और 1 एटीएम तक पहुंचा देना है। इस तरीके से हम इस हाइपोथेटिकल वे को यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम मकसद क्या होता है, क्योंकि आपको जो डाटा पता होता है उस डाटा को यूज करके हम एंथैल्पीज यूज कर लेते हैं, एंथैल्पीज की वैल्यू को, ताकि आपके पास जो डायरेक्टली कोई टेम्परेचर चेंज कोई रिएक्शन हुआ है उसकी हमारे पास डाटा एग्जिस्ट नहीं करता। हम इस तरीके से हाइपोथेटिकल वे बनाकर उसको इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर लें।
जी, दिस वाज ओवर लेक्चर नंबर 19। लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके एलएमएस और ओसीडब्ल्यू पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो इंशाल्लाह हम अपने लाइव सेशन में भी जो है इसको करेंगे। तो जो हमारा लेक्चर है अब ऑनलाइन, जिस तरह आप लोगों को पता चल रहा है कि ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं, तो ऑनलाइन लेक्चर इस वीक में जब आपके चलेंगे तो एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे हमारा जो लेक्चर है वो 1 बजे हम जो है उसी तरह जैसे पहले हम गूगल मीट पर मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा और उस पर ही होगा। इस दौरान अगर आप प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ गो थ्रू दिस नोट्स, ताकि जब आप ऑनलाइन लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करें सो देन यू हैव समथिंग टू आस्क, तो आप उसके लिए कुछ पूछ सकेंगे। तो हम इसको मजीद इंशाल्लाह ये जो स्टेट्स हैं ये जब हम इसके और प्योर पेट न्यूमेरिकल करेंगे उसमें मजीद ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके उस टाइम तक सॉल्व हो जाएंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।